चाहिए था केशव से लिया। बात करनी है अभी, दुष्यंत का हो गया था। हरियाणा में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत आप कब से मानते हैं? नुक्कड़ नाटक हरियाणा में बहुत व्यवस्थित रूप से तो हम देख रहे हैं कि सत्तर हाशमी की जो दिल्ली में रंगकर्मी थे, जो नाट्य मंच की जिन्होंने शुरुआत की थी, तो उनकी इंस्पिरेशन से ये शुरू हुआ था हरियाणा में। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले भी यहाँ पे नाटक हो रहे थे। और जैसे मुझे याद है, मे डे पे हम कोई नाटक करते थे। और असल में ये शुरुआत ऐसे है कि हरियाणा के अंदर सांस्कृतिक मंच का, जनवादी सांस्कृतिक मंच का गठन हुआ है। तो 80 के आसपास इसके काफ़ी अच्छा वो बन गया था एक। और 10 जिलों के अंदर, 10-12 जिलों में डेमोक्रेटिक फोरम थे और उन पर सामयिक विषय जितने भी होते थे उन पर चर्चाएँ होती थी। तो और पत्रिका निकलती थी जतन नाम से। और एक तरीके से जो बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो लिखने पढ़ने वाले लोग थे या कुछ कला संस्कृति से जुड़े हुए, ये उनका एक तरीके से उनके मंच थे। और उन्होंने बाकायदा लिखित प्रोग्राम के साथ में फोकस ढंग से जो समकालीन समस्याएं हैं सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, और जाहिर है जिनके लिंक पॉलिटिक्स से भी जुड़ते हैं लिंक्स, तो उन चीज़ों को इन्होंने, उनके ऊपर विचार विमर्श होता था। और क्या मतलब है हरियाणा के अंदर एक तरीके के यहाँ के क्या जो जीवन है, यहाँ का जो समाज है, क्या प्रॉब्लमेटिक्स है उसके, इसके ऊपर इसको समझने की कोशिश की। उसी समय ये भी समझ बनी थी, ये चीज़ निकल के आई कि ये एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यापक आंदोलन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो जाहिर है उसके अंदर जो है जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, इनका जो समाज में इनकी स्थिति थी उसके लिए एक सचेत रुख जो है इन लोगों ने अपनाया। और उसमें से जो भी कुछ संभव था रिवाइव होना या नए दौर में नए संदर्भों से जुड़ के उन कलाओं का जो प्रयोग करने की एक समझ लोगों के बीच में जो है वो डेवलप हुई। और यहाँ पे उस समय नए ढंग की रागणियाँ भी लिखी गई और सांग भी नए तरीके से तैयार हुए। और मुझे याद उस समय CPM के सेक्रेटरी होते थे रणवीर सिंह हुड्डा, उन्होंने बड़ा सांग लिख के दिया था एक महिलाओं की जो यहाँ पे रही है स्थिति, उसको लेके। तो मतलब सब लोग बहुत इन्वॉल्व थे उसके अंदर। DR चौधरी भी थे उसमें, बहुत से ऐसे लोग थे। तो उस दौर में जब ये सारी चीज़ों पे बात हो रही थी और यहाँ की लोक कलाओं के बारे में भी और कलाओं की क्या स्थिति है, तो हमने ये पाया कि ये विभाजन जो हुआ है हरियाणा में, उस विभाजन की वजह से यहाँ पे एक तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक शून्य की एक स्थिति है। क्योंकि बहुत बड़ा जो ऐसा तबका था, यहाँ के शायर थे, यहाँ के लिखने पढ़ने वाले लोग थे, शहरों के अंदर जो सांस्कृतिक केंद्र थे, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा इस कम्युनलाइजेशन का और विभाजन का। और उस दौर में असल में खोज एक तरह से शुरू हुई। तो कहाँ कोई लेखक है, कहाँ कोई कवि है, कहाँ कोई लोक कलाकार है, कोई कलाकार हैं किसी भी तरीके के। तो और इसके बाद में फिर ये जो कम्युनल राइट्स का मामला था, ये इसके खिलाफ पहला नाटक यहाँ पे तैयार, मेरी स्मृति में मुझे याद आ रहा है, अपहरण भाईचारे। ये नाटक जो है इसकी तैयारी हुई थी और ये खेला गया था। और मुझे याद है कि 1985 में यहाँ रोहतक के अंदर जनवादी महिला समिति की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल उस समय मुख्य अतिथि थी। उस समय औरत नाटक उसके अंदर जो है वो किया गया था। और औरत नाटक जो है वो सप्तराष्ट्मी का, मैं समझती हूँ, एक क्लासिक का दर्जा उसे हम दे सकते हैं।
नुक्कड़ नाटक फॉर्म में मैं समझती हूँ कि वो एक परफेक्ट नाटक है जैसे। तो उसके अंदर उस तरह के सरलीकरण भी नहीं है जो नुक्कड़ नाटक में कई बार हो जाते हैं, या केवल प्रचार का मामला जैसे होता है। प्रचार के मामले से ज़्यादा उसके अंदर एक तरीके के हमारे समाज की का विश्लेषण मौजूद था, और ख़ास तौर से जो उसके अंदर संवाद भी थे इस तरीके के तुम्हारी संस्कृति में मतलब एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो औरत के महत्व को बयान कर सके। तो वो औरत नाटक उस समय हुआ था, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उस समय हम सोच रहे थे हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने मिलजुल के वो नाटक किया था। नरेश प्रेरणा ने वो डायरेक्ट किया था। हालांकि हमारे यहाँ डायरेक्टर उस तरह नहीं होता कि एकमात्र अथॉरिटी, मिलजुल के ही काम होता है। तो कम से कम भी उसके अंदर 15-20 कलाकारों ने हिस्सा लिया था, और महिला कलाकारों की बहुत अच्छी भूमिका उसके अंदर रही है। औरत नाटक में तो केंद्र में भी औरत है। वो थी, प्रसन्नता नाम था उनका, जिन्होंने ये औरत वाली भूमिका निभाई थी। तो ये बड़ा अच्छा नाटक हुआ था। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि 85 की बात है, और उससे पहले 85 से पहले की मैं आपको बात बताऊं, 80 और 81, 82 ये 3 साल ऐसे थे जिसके अंदर ये जो था, यहाँ पे एक धागा मिल थी, मोहन स्पिनिंग मिल। तो मोहन स्पिनिंग मिल में बहुत लंबी लंबी हड़तालें चली थी मजदूरों की, उनकी बहुत जायज़ मांगे थी कुछ, और उसमें इतनी लंबी हड़तालें भी चली थी कि 5 महीने जो है लंगर चलाया गया। तो उस समय जो है हम लोग, मैं भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, तो हम वहाँ पे जाते थे मजदूरों के घरों में, और उस समय वहाँ की महिलाओं को मैं पढ़ाती थी, साक्षरता वाला काम कर रही थी, सव्यसाची की किताबें पढ़ती थी, वो इस तरह की चीज़ें। तो उस समय जो है हमने वहाँ पे सफदर हाशमी को बुलाया था। वहाँ पे वो हमने क्या मतलब, वो पूरी यूनियनें थी, सारे वहाँ के लीडर्स थे मजदूरों के, जो सब ने मिल के सफदर हाशमी को वहाँ पे बुलाया मोहन स्पिनिंग मिल में, और वहाँ पे बहुत सारी कई बार प्रस्तुतियाँ हुई। शुगर मिल में भी प्रस्तुतियाँ हुई उनकी। फिर वो जब आते थे तो वो एक शो शहर में भी करते थे यहाँ, और एक शो मिल के मजदूरों के लिए कर दिया, इस तरह करते थे। तो एक तरीके से 80-81 में जो सफदर हाशमी और मलश्री माला जो है वो आई यहाँ पे, और उनकी पूरी टीम थी उसके अंदर, वो उनका असर असल में यहाँ पे लोग उससे प्रभावित हुए। और फिर हम 85 में खुद अपने तौर पे एक टीम बना के एक नाटक उनका, और भी इतना मुश्किल नाटक उठा के उसको करने में हम यहाँ पे कामयाब हुए। और मुझे ये जानकारी नहीं है कि इससे पहले भी कोई कहीं कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे देखने में, और 80 से शुरुआत मानते हैं आप, मतलब नुक्कड़ नाटक लगभग 80-85 से। हाँ, तो वो तो आप रिसर्चर हैं, आप पता करेंगे इससे पहले कहीं था कि नहीं था। हालांकि मैं, हो सकता है ऐसी संभावना हो कि कोई परिवार नियोजन पे या उस पर सरकारी लोगों ने किसी ने कुछ कर दिया, कोई हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन ये इस तरीके की धारा जिसके अंदर बाकायदा साधारण लोगों की का एक आत्मपक्ष रखा जा रहा हो, इस तरह से एक नुक्कड़ नाटक को यहाँ पे पहली बार जो है मेरी स्मृति में तब हुआ है। तो अब हरियाणा में की जो लोक कलाएं हैं, लोक शैलियां हैं, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। उनके लुप्त होने के क्या कारण मानते हैं आप? उसमें लोक वाद्य यंत्रों को भी जोड़ा जा सकता है। हरियाणा के क्या, ये सभी जगह हो रहा है, एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है, और लोक कलाएं और लोक शैलियों के लिए बहुत भारी खतरा इस समय है। जो कुछ हमें उनके बच्चे कुछ इससे दिखाई दे रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि अगर उनको संरक्षण पे लोग काम नहीं करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है बचना। और इसकी वजह अप्रूट होना भी है एक तरीके से। तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो
आप समझते हैं खेती के अंदर भी बड़ा संकट जो है वो है। तो ये जो लोक कलाएं होती हैं, लोक शैलियाँ, ये कलेक्टिव लाइफ से जुड़ी होती हैं, सामूहिक जीवन से जुड़ी होती हैं। और उस सामूहिक जीवन के अंदर जो है ये बहुत लंबे समय में इवॉल्व होती हैं, विकसित होती हैं। अब आप देखिए कि जैसे पहले जो खेती का मामला था तो मौसमों के हिसाब से होता था। अब वो बरसात के मौसम में काम नहीं होता तो 12 मासा सब जगह गाए जाते थे। लेकिन जब ये हरित क्रांति आई तो इसके अंदर ज्यादा फसलें लेने लगे किसान, और उनके पास में किसानों पे भी मजदूर पे भी उतना समय नहीं था कि वो लोक कलाओं के लिए, अपने अपने मनोरंजन के लिए, यानी हमें कहना चाहिए कि अपना जो एक फुर्सत का समय था लोगों का, साधारण लोग का जो फुर्सत का समय था, जो एक तरह की सुरक्षा का समय भी होता है और एक खुशी का समय होता है कि खूब मेहनत की है और अब ये समय हमारा जो है कुछ बैठ कर खाने का या फसल इकट्ठा करने का, सांस्कृतिक गतिविधि के लिए है, तो ये अवसर उनसे छीनता गया। तो ये हरित क्रांति की वजह से भी ये हुआ। और हरित क्रांति के दौर में फिर जब ये हुआ उसके बाद में नई टेक्नोलॉजी और उसके साथ में पैसा और उसके साथ तमाम संबंधों में बदलाव आए, तो जाहिर है कि लोक शैलियों पर, लोक कलाओं पर भी उसके असर पड़े। इसके अलावा जो लगातार खेती पे एक तरह का दबाव बढ़ना, और जैसे भी हमारे यहाँ पर कृषि नीतियाँ रही हैं, किसान लगातार क्राइसिस में रहा है, तो जाहिर है उससे ये अवसर छिन गए और उसकी अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो बहुत पीछे चली गई। और अब तो ये है कि क्योंकि कमर्शलाइजेशन भी कलाओं में बहुत हुआ है और लोक शैलियों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं व्यवसायिक को। आप देखिए भोजपुरी में, हरियाणवी में, और क्योंकि यहाँ पे अपरूटेड वो मजदूर बहुत हैं, बाहर के प्रवासी मजदूर बहुत हैं, तो उन भाषाओं में भी जो वहाँ के लोकगीत हैं उनका एक बहुत ही उनकी धुनों को अपना के या उसमें कुछ फिल्मी धुनें भी मिला के एक बहुत ही फुअड़ किस्म के कैसेट वगैरह वो सब चीज़ें बन रही हैं। और वो इस तरह के वो रागनी कंपटीशन भी होते हैं, और तो उनमें भी बड़े ख़राब किस्म का सारा माहौल जो है वो रहता है। और मैं देखिए ये नहीं कह रही कि वो अभी हुआ है, लेकिन एक हिस्सा जरूर उसमें अभी जुड़ा है जो आजकल के दौर से जुड़ा हुआ है। जो आजकल एक संकट है, आर्थिक संकट है, सामाजिक सांस्कृतिक संकट है। और आजकल जब मैं कह रही हूँ तो ये दौर जो है आप समझिए 60 के बाद का जो दौर है हिंदुस्तान में, तभी से आर्थिक संकट, बेरोजगारी और ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी और अप्रूट होना शुरू हो गया था। और उसके बाद में जब ये नई आर्थिक नीतियाँ आई हैं तो मतलब एक उस समय से तो बहुत ही ज़्यादा ये हुआ है। तो यानी हम मोटे तौर पे कहते हैं एक तो आज़ादी से पहले का दौर था और एक आज़ादी के बाद का जो हमारा दौर है। आज़ादी के बाद के दौर में तुरंत ही संकट ये जो है ये शुरू हो गए थे। यानी जब मैं कह रही हूँ 60, तो आप समझिए, और उससे पहले भी किसानों का मूवमेंट तेलंगाना कहाँ चल रहे थे। और तो ये संकट असल में ये एक बुनियादी संकट थे कुछ जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भी जिससे संबंधित मांगे लोगों ने अपने आंदोलनों में रखी थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी वो पूरी नहीं हुई। और तो वही संकट फिर जो है और नए चरणों में प्रवेश करता चला गया। और हम देखते हैं कि फिर हमारे यहाँ पे वो आई, इसीलिए आपातकाल की भी घोषणा हुई। वो एक संकट का बहुत बड़ा वो है, इंडिकेटर है। और उसके बाद में फिर और ये जो है वो एक हमारी इकोनॉमी घाटे की चलती रही और किस तरीके से फिर राजीव गांधी वाले समय में फिर नई आर्थिक नीतियाँ सब लागू हुई। इन सब चीज़ों के चलते हुआ ये कि क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोजगार की कमी रही, यहाँ पे औद्योगिकरण बड़ा बाधित रहा, यहाँ पर जो खेती थी उसका ढांचा भी तहस नहस हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से
अगर लोग सिक्योर नहीं है, रोजगार नहीं है, सुरक्षा नहीं है उनके जीवन में, फुर्सत नहीं है उनके जीवन में, तो जाहिर है लोक शैलियाँ, लोक कलाएं, इनके ऊपर भी एक खराब असर पड़ता है। दूसरे कमर्शलाइजेशन में ये हुआ कि बेचने की हर चीज को, तो उन लोक कलाओं को संरक्षित करने, लोक कलाकारों को और ज्यादा प्रोत्साहित करने, या एक उनके जीवन के अंदर ही इस तरीके की परिस्थिति पैदा करना कि लोक कलाएं विकसित हो, इसके बजाय उनको एक माल के तरीके से जो है इस्तेमाल किया गया, इंपोर्ट भी किया गया। बाहर विदेशों में बड़ा भारी उसका जो है सेलिब्रेशन हुआ, हमारे यहाँ पे भी सेलिब्रेशन हुआ। आप महानगरों में देखते होंगे एक एलिट ऐसा पैदा हुआ जो बिल्कुल लोक शैलियों के बहुत उनका इस्तेमाल करता है। या जैसे कपड़ों के अंदर आप देखेंगे वो एलिट सेक्शन हमेशा वो कारीगरों के बनाए कपड़े पहनना चाहता है और बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन कारीगर की हालत उतनी ही खराब है। और ये कारीगर ही थे, ये किसान ही थे जो असल में लोक कलाओं को जन्म देते हैं और वो करते हैं। या स्त्रियाँ थी, और स्त्रियाँ तो लोक कलाओं के बिल्कुल केंद्र में होती हैं एक तरीके से। उनके लोकगीत तो बहुत, आप जानते हैं कोई अवसर ऐसा नहीं होता साधारण जीवन का जो स्त्रियों के लोकगीतों के बिना, मतलब हमारे यहाँ के वो सेरेमनीज पूरी हो जाए। लेकिन वो स्त्रियां भी अब जो है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव, आर्थिक संकट का, सामाजिक संकट का पड़ा। तो क्या आप मानते हैं लोक कलाओं या शैलियों का नुक्कड़ नाटकों से कोई जुड़ाव है या कोई प्रभाव है, या ये दोनों चीजें अलग अलग दिशा की हैं? मैं ये मानती हूँ कि देखिए कला पे प्रभाव तो चारों ओर से पड़ता है, और खासतौर से जो उत्पीड़ितों की कला होती हैं वो चारों ओर से चीजें लेते हैं। सबसे अच्छी बात उसके चरित्र में यही होती है कि वो जो है हर चीज को, ऐसी चीज को जिसके साथ में कोई भी उत्पीड़ितों का संबंध होता है, जो जनसाधारण के श्रम की छाया होती है जिस चीज में भी, उस चीज को वो अपने काम से जोड़ते हैं। तो नुक्कड़ नाटक क्योंकि एक इसकी शुरुआत भले ही बाद में सरकारी तंत्र ने भी इसे अपना लिया प्रचार प्रसार के लिए, और अपने बहुत ही जैसे परिवार नियोजन का प्रचार करते थे इसके थ्रू, या कोई टीकाकरण का अभियान चलाना है, या इस तरह का प्रचार या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज का प्रचार करना है। लेकिन इसकी जो ताकत का आभास और इसको गंभीरता से जिन लोगों ने लिया वो हमेशा उत्पीड़ित तबकों के लोग थे, या तो वो मजदूरों में से थे, या वो गांव के बहुत ही देहाती गरीब लोग थे, और जो शहरों में आए थे पढ़ने के लिए कुछ पीढ़ियाँ इस तरीके की। तो वो उन लोगों ने इसे अपनाया। तो उन लोगों ने जाहिर है जो देहात से गरीब लोग आ रहे थे, या जो कारीगर थे, या जो छोटे कस्बे थे, तमाम उत्तर भारत के छोटे कस्बों के अंदर जो लोकप्रिय फोक फॉर्म्स थी, उन सब से न केवल जानकारी थी बल्कि उनके अंदर जहाँ कहीं भी ऐसा कंटेंट था जो साधारण लोगों से जुड़ता है, उनके दुखों से जुड़ता है, उनकी अभिव्यक्तियों से जुड़ता है, या उनकी आकांक्षाओं से जुड़ता है, उनको नुक्कड़ नाटक में शामिल करने की कोशिश की गई। और ये तो हम जानते हैं इप्टा के अंदर भी बड़े भारी पैमाने पे ये कोशिश हुई थी, जो पीपुल्स थिएटर मूवमेंट था आज़ादी से पहले का, और बाद में भी वो चलता रहा। अभी भी इप्टा बहुत जगह बहुत सक्रिय है। तो वहाँ पे भी ये कोशिश हुई, सफदर ने भी ये कोशिश की। अब जैसे इसके अंदर जो है ना ये वीर रस के जो छंद होते थे, उसका नाम, वो वीर रस का जो बड़ा मशहूर छंद है आल्हा है ना, और तो इस तरह के छंदों का बड़ा प्रयोग सभी नुक्कड़ नाटकों में मतलब लोग करते हैं। तो अपने हरियाणा में भी सहीराम जी ने काल्हा लिखा था पूरा, तो जो यहाँ की खाप पंचायतें हैं उनके ऊपर, हरियाणा की जो दुर्दशा है उसके ऊपर, वो भी सांस्कृतिक मंच के समय में वो जतन में छपा भी था, उसके कुछ से गाए भी गए थे, और वो जाहिर नाटक करने वाले लोग ही उन्हें गा रहे थे। तो एक तो ये नुक्कड़ नाटक के अंदर
संगीत और सभी चीज़ों का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो उसमें लोक शैलियों का आना बहुत स्वाभाविक है और लोक कलाओं से उसका एक निश्चित संबंध है। इसके अलावा ये भी चीज़ है उसमें, जो यहाँ तक कि जिन रंगों का इस्तेमाल होता है, हालांकि एक समय पे ये बहुत ज़्यादा रूढ़ हो गया कि काले कपड़े पहने हैं या मैरून पहनने हैं, या लेकिन आप देखिए उसके अंदर भी जो है इस तरीके के वाद्यों का या ऐसे कपड़ों का प्रयोग बहुत जगह लोग करते हैं, जो लोक शैलियों से जिनका, लोक कलाओं से जिनका संबंध है। आप नुक्कड़ नाटक को किस रूप में देखते हैं? वो मतलब वो प्रचार मानते हैं या कला मानते हैं उसे, या रोजी रोटी का जरिया है, या सोशल चेंज का कोई टूल है, या फिर कुछ और? देखिए, नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए हुआ है जो आपने बोली है जी। सब चीज़ों के लिए हुआ है, इसका मतलब है सब चीज़ों के लिए वो हो सकता है। लेकिन अब देखिए, फॉर्म तो अपने आप में किसी जरूरत से पैदा होती है, और नुक्कड़ नाटक एक ऐतिहासिक जरूरत की वजह से पैदा हुआ, जिसमें औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ है और मजदूरों के हकों को सामने रखने के लिए, एक तरीके से उनकी मांगों को सामने रखने के लिए इसका जन्म हुआ। लेकिन जब एक फॉर्म का जन्म हो जाता है एक जरूरत से, तो हमेशा जो शासक वर्ग होते हैं, ताकतवर तबके होते हैं, वो उस फॉर्म को अप्रोप्रिएट करते हैं, वो अपने हितों के लिए इस्तेमाल उसे करना चाहते हैं। तो नुक्कड़ नाटक जब बहुत लोगों में लोकप्रिय हुआ और ये देखा गया कि बहुत इफेक्टिव है, और जाहिर है मजदूरों के बीच में ही काम करते हुए या साधारण लोगों के बीच में उनकी, अब देखिए हमारे यहाँ मजदूर भी कोई इतनी अलग श्रेणी नहीं है कि बहुत देहात से बिल्कुल कटा हुआ। आप जानते हैं कि भट्टा मजदूर भी जो है वो वहां से आते हैं, देहात से आते हैं, विशुद्ध मजदूर बन जाते हैं यहाँ आके कई महीने, लेकिन फिर कई महीने जाके वो देहात में रहते हैं। तो और बहुत सारे किसान भी है, छोटा किसान जो है उसको भी मजदूरी करनी पड़ती है, कारीगर हैं। तो हमारे यहाँ का जो ये माहौल है, इस माहौल के अंदर शहर का और देहात का एक लेन देन सा भी चलता रहता है, या आवाजाही चलती रहती है, और वहाँ पे नुक्कड़ नाटक हो या कोई भी फॉर्म हो, वो भी कई तरीके के लोगों के हाथों से गुजरती है। तो जैसे मजदूर के हाथ में एक चीज आई तो वो जाहिर है वो गांव तक भी चली जाएगी, जैसे या गांव में कोई चीज पैदा हुई तो मजदूर तक आ जाएगी। तो ये नुक्कड़ नाटक भी जो है, ये हुआ तो था शुरू एक उत्पीड़ितों के एक आर्ट फॉर्म की तरह, मजदूरों के एक आर्ट फॉर्म की तरह से इसका जन्म हुआ, लेकिन धीमे धीमे फिर इसका विस्तार हुआ कई तरीके से, और इसके अंदर इसने कई रूप धारण किए, और इतना कोई कड़ा इसका कोड भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो गरीब तबकों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनमें बहुत लचीलापन होता है। एक और तो उनके अंदर बहुत गहरी प्रतिबद्धता होती है उस तबके के लिए जिसकी अभिव्यक्ति आर्ट फॉर्म्स में हो रही है। एक और तो बहुत भारी प्रतिबद्धता होती है उस तबके के लिए, और दूसरी ओर बड़ा भारी लचीलापन होता है कि जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों से भी हमारा आत्म पक्ष प्रबल बनता है, उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। इसलिए नुक्कड़ नाटक जो है उसमें भले बीच बीच में कहीं किसी ग्रुप के अंदर या कहीं आपको बहुत भारी किसी तरीके के कोड दिखाई देते हों, लेकिन ये उसमें बंधा नहीं रहा। नुक्कड़ नाटक में हमेशा प्रयोग होते रहे नए से नए, और इस समय भी चल रहे हैं, इस समय भी उसके अंदर प्रयोग चल रहे हैं। और एक तरीके से नुक्कड़ नाटक जो है हम कह सकते हैं कि वो पैदा हुआ था एक ऑप्रेस्ड सेक्शन की, मजदूरों की अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन धीमे धीमे उसने सभी गरीब तबकों के, अब देखिए औरत नाटक जो है वो जिस तरीके से एक मजदूर औरत को केंद्र में लाता है, लेकिन उसमें एक पहाड़ की औरत का भी जिक्र है। कहाँ उसकी गाय, वो अपनी गाय का जिक्र करती है कि किस तरह से
और एक पहाड़ी औरत का श्रम जो है वो बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है इसमें। तो ये बड़ी व्यापकता इसकी फॉर्म के अंदर रही है, इतना सीमित नहीं जितना सीमित इसको मान लिया गया है या इसका इस्तेमाल बना करने दिया वाले गया, लोगों ने इस्तेमाल की इसको। चीज़ बना दी इसने। मैं अब कहना चाहती हूँ कि नुक्कड़ नाटक की भी सारी पोटेंशियल जो है, सारी संभावनाएं एग्जॉस्ट हो गई हो, ऐसा नहीं है। अभी भी उसमें बहुत संभावनाएं हैं और हमेशा आर्ट फॉर्म्स का रिन्यूअल होता है नई ज़रूरतों के हिसाब से। मैं समझती हूँ इस दौर में नुक्कड़ नाटक नए सिरे से बहुत प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि जैसी अफरा तफरी की हालत है और जिस तरीके की असुरक्षाएं हैं लोगों के बीच में, और जिस तरीके का एक दहशत और डर है कई जगह, ऐसी स्थिति में नुक्कड़ नाटक जो है वो बहुत एक तरीके की एक सांस्कृतिक गुरीला काम की तरह से भी है नुक्कड़ नाटक। आप कहीं पे भी नाटक करके और निकल सकते हैं, और आप इसको बहुत कम साधनों में और किसी भी जगह पे कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से किसी बड़े तामझाम की जरूरत, आप बिल्कुल ऐसे आपको कोई समझे कि ये चहलकदमी कर रहे हैं यहाँ पे, और चहलकदमी करते हुए आप जा सकते हैं और कहीं पे नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। मैं समझती हूँ उसका रिन्यूअल जो है वो, उसकी प्रक्रिया चल रही है इस समय, बहुत धीमी है। ज़रूरी नहीं है वो क्रिस्टलाइज होकर सामने आ गई, वो भविष्य में होगी, लेकिन वो अभी है प्रोसेस में। हाँ, प्रोसेस में है। और नुक्कड़ नाटक को देखिए, प्रचार प्रसार का तो हालत तो ये है कि ये जो बड़े बड़े गीत संगीत, बड़ी क्लासिक फॉर्म्स हैं, क्या बात है, वो सभी प्रचार की चीज़ें नहीं बनी हुई हैं। आपको नहीं लगता कि कॉरपोरेट ने जिस तरह से सांस्कृतिक फॉर्म्स पे कब्जा किया है इस समय? प्रचार तो हर चीज़ करती ही है ना, हर करती चीज़ है। करती है, एक तो लेकिन हर चीज़ करती है प्रचार, दूसरे हर चीज़ कॉप्ट भी हो सकती है, तीसरे हर चीज़ को जो है ना वो, मतलब जो जनसाधारण का संघर्ष तो कभी रुकता नहीं है, कभी वो दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। तो जनसाधारण तो हमेशा अपने सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम उठाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और काम करते रहते हैं। और अभी भी मैं बता रही हूँ कि ऐसी जगहों पे जहाँ हम उम्मीद नहीं करते कि कोई कलाकार है, वहाँ कलाकार मौजूद हैं और वो उन चीज़ों को अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से उन्हें जो है उनमें कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से वाद्य जो हमारे पुराने ख़त्म हो गए हैं। अब मैं वाद्यों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे वाद्य देखे, खुद हमारे बीच लोग ले आते हैं। हमने दलित सम्मेलन किया था, जब हम दलित तबके को ऑर्गेनाइज कर रहे थे इसमें हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति में, सांस्कृतिक आंदोलन के अंदर, तो हमने उनके औजारों और उनके साजों की एक प्रदर्शनी तैयार की थी, और वो खुद लेके आए थे बहुत सारे अपने साज। तो उसमें बहुत से ऐसे साज थे जो बिल्कुल इस समय लगता है कि ख़त्म होने की बढ़ चुके हैं, लेकिन लोग उन्हें अभी भी बचा रहे हैं। जनवादी या अभिजनवादी रंगकर्म में आप क्या अंतर मानते हैं, या कुछ है इनमें फर्क, कुछ ऐसा? हाँ, मतलब आप समझिए, मैं देखिए बहुत सारी श्रेणियां हैं, तरह तरह की श्रेणियां, या अलग अलग समय पे जो आंदोलन उठते हैं कलाओं के अंदर भी, या समाज में जो आंदोलन उठते हैं उनसे कलाएं भी प्रभावित होती हैं सब, और उस तरह से वो नए नए नाम लेके सामने आती हैं। ना तो ऐसा है कि किसी नए नाम के साथ में कला अपना रूप धारण करती हो, वो पहले से वो एलिमेंट्स होते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है हमेशा। और मोटे तौर पे ये दो फॉर्म्स तो रही ही हैं, एक साधारण लोगों की और एक जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, रुपया है, पैसा है, ज्ञान है, ताकत है, हर चीज़ है उनके पास में। ये दो तो चीज़ें रही हैं। और मिडिल क्लास, मध्य वर्ग जो है, वो एक तरीके के ढुलमुलपने में रहता है, वो कभी ऊपर की कला से भी जुड़ता है, नीचे की कला से भी जुड़ता है, और ये पुल का काम भी करता है। देखिए, जो अभिजनों की कलाएं हैं वो भी कोई अभिजनों ने अलग बैठ के नहीं बना ली,
जो एलिट सेक्शन के बीच में जो कलाएं होती हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो साधारण लोगों के श्रम से पैदा हुई कला के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसमें दृष्टिकोण वो अपने दृष्टिकोण से वो उसे संयोजित करते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। मोटे तौर पे बड़े आराम से इसका एक बहुत ही सरलीकृत आंसर है, एक जवाब है कि भाई एक जनवादी कला होती है, एक अभिजनवादी होती है ना। और जनवादी कला उनके साथ जुड़ी होती है साधारण लोग के साथ में, और अभिजनवादी जो है एलिट क्लास के साथ, पूंजीपति के साथ, वालों के साथ जुड़ी होती है। ये एक बड़ा सरलीकृत मामला है, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी कलाएं होती हैं जो इनको पार करती हैं। और अगर मैं कहूँ कि जो ऐतिहासिक रूप से बहुत स्थापित किसी नए मूल्यों को स्थापित करने वाली जो रचनाएं हैं कला में, वो सब कहीं ना कहीं जो भविष्य है उसकी ओर उन्मुख होती है, भविष्य की ओर उन्मुख होती है। और हमेशा उन तबकों का उसमें जिक्र होता है, वो तबके उसका संदर्भ बनते हैं जो भविष्य को बनाने वाले हैं। तो हो सकता है बाद में वो अभिजन कला में शामिल हो जाए धीमे धीमे। जैसे मुझे नहीं लगता है जो इतने मंदिर हैं, इतने पुराने हमारे यहाँ, इतनी ऐसी मूर्तियां हैं, ये सब हैं, क्या विशाल जो खजाने हैं हमारे कला के, वो अभिजनों की कला है ना। राजाओं ने बनवाए होंगे वो, पर बनाने वाले तो शिल्पकार थे। कोणार्क मंदिर जो है उसमें वो कोई राजाओं ने छेनियां थोड़ी उठाई होंगी। तो उसके अंदर जो चीज उकेरी गई, जो चित्र जीवन के, साधारण जीवन के जो चित्र आए हैं, अद्भुत पूरे जो जीवन का वो जाहिर है वो साधारण लोगों के बिना वो संभव नहीं था वो फ्लो आना। तो हमेशा ये जो कलाएं होती हैं इनके अंदर बड़ा गहरा लेन देन होता है, और ये जो है जो सारे समाज को प्रभावित करने वाली कला है, जिसका लोहा फिर पूरी दुनिया मानती है देर सवेर, उसमें वो हमेशा ऐसी होती है जो समाज के जो खाइयां हैं, दरारें हैं, उनको एक तरीके से उनको दिखाने वाली है ना, और उनको एक ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह या एक शासक वर्ग के अत्याचार की तरह या एक सभ्यता के विकास की विडंबना की तरह से वो उनको दिखाते हैं। और आप ये देखिए चेखव के नाटक हैं या गोरकी की चीज़ें हैं, या अभी भी देखिए आप पुराने जो ये कविते पुष्किन वगैरह, तोलस्ताय के उपन्यास है। तोलस्ताय तो खुद काउंट थे, मतलब वो खुद काउंट थे, जमींदार थे, बहुत बड़े, बहुत जमीनें थी उनके पास में, और वो मतलब क्रिश्चियनिटी को भी वो मानते थे, और लेकिन उसमें सुधार की बात करते थे। अपने ढंग से उन्होंने बहुत क्रिटिकली देखा। लेकिन मैं बता रही हूँ उनके यहाँ जिस तरीके से किसान आया है रूस का, वो बिल्कुल एक मयार है, एक और अपने यहाँ प्रेमचंद है, अपने यहाँ टैगोर, जमींदार थे बहुत बड़े हैं। तो देखिए ये चीजें जो है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कला जो है, कला का क्षेत्र बहुत ही मोटी श्रेणियों पे चलने वाला क्षेत्र नहीं होता। हालांकि इसके अंदर बहुत स्पष्ट प्रतिबद्धताएं होती हैं
बहुत बड़े आंदोलन चले हैं जो इन स्पष्ट प्रतिबद्धताओं के कारण चले। और ये जो मैंने नाम लिए थे अभी पिछले उसमें, उन सब के पीछे वो आंदोलन थे। टॉलस्टॉय के पीछे बिल्कुल रूस के किसानों के विद्रोह थे, और गोरकी और ये चेखव वगैरह, तो ये सबके पीछे अपने हिंदुस्तान में भी, चाहे वो टैगोर थे, चाहे वो प्रेमचंद थे, और टैगोर में अभिजनवादी भी एक चीज़ है और एक साधारण लोग की चीज़ भी है। तो नुक्कड़ नाटक का भविष्य आप किस रूप से देखते हैं, क्या है? नहीं, मैंने पहले इसके बारे में बात आ गई है बात, आ गई है, हाँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं देखिए किसी भी आर्ट फॉर्म को खारिज नहीं करती, इसलिए नहीं करती है। महाकाव्य कहते हैं कि वो जो सामंती भू व्यवस्था थी पूरी की पूरी, उसके कारण, और वो जो कुछ राजतंत्र थे उनके साथ में उसका जोड़ना है महाकाव्य का। या किसी भी फॉर्म के बारे में ऐसे कहा जाता है, वो इस चीज़ से पैदा हुई, वो इससे होती है। मैं मानती हूँ कि जो उत्पादन के संबंध होते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उनके साथ में नए, क्योंकि औद्योगिकरण के साथ हम देखते हैं सारी नई फॉर्म्स पैदा हों, चाहे वो कहानी है, चाहे वो, लेकिन कोई भी आर्ट फॉर्म जो है उसका प्रयोग कलाकार सचेत रूप से कभी भी कर सकते हैं, और वो उसे जो भी फॉर्म उपयुक्त लगेगी वो कर सकते। अब आप देखिए, अब हम कहते हैं मुक्तिबोध की कविताओं को हम कहते हैं महाकाव्यात्मक कविताएं, और वो मुक्तिबोध खुद कहते हैं बहुत परेशान थे, मेरी कविताएं लंबी होती जा रही हैं, और इतनी सब कहते थे उनसे, इतनी लंबी कविताएं कोई सुनता नहीं, कोई पढ़ता नहीं, ये नहीं वो नहीं, उनकी कविताएं लंबी होती रहती थी। और अब ये मैं बहुत लोगों के बारे में मैं ये जानती हूँ कि किस तरीके से उपन्यास का स्वरूप लंबा होता जा रहा है। बहुत सारी चीजें, उपन्यास को आधुनिक महाकाव्य भी कहते हैं। तो ये जो समाज के अंदर जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, और जटिल प्रक्रिया के अंदर जितनी भी हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं, वो आर्ट फॉर्म्स में से जो भी साधारण लोगों के काम आएगी या शासक वर्ग के काम आएगी, शासक वर्ग भी बहुत सारी चीज़ों को बचाना चाहेगा। अब सोप ऑपेरा चल रहा है, वो सोप ऑपेरा जिसको कहते हैं, ये जो धारावाहिक है, ये क्यों चल रहे हैं इस तरीके से? अनंत, ऐसा लगता है जैसे वो अमर हो गया है कोई धारावाहिक, वो तो चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा कभी, है। तो और जबकि हम कहते थे कि महाकाव्य इसलिए था कि इतना समय था लोगों पे, ये था वो था। अभी देखिए अब लोगों पे समय नहीं है, कितनी कमी है समय की, लेकिन सूट मेरा वैसे चल रहे हैं इतने लंबे उसके। और क्योंकि वो पैरासाइटिज्म भी बहुत बढ़ा है, बहुत सारे लोगों पे, जिसे मैं कहूँगी बहुत अनैतिक किस्म की फुर्सत बहुत ज़्यादा है। तो आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो चलती रहती हैं, उनका रिन्यूअल होता रहता है, वो पुरानी सार वस्तु को अपने को बदल देती हैं, वो अपने बाहरी स्वरूप को बदल लेती हैं, वो ज़रूरत पड़ती है तो उनका वो डिस्ट्रक्ट भी हो जाती हैं, भीतरी स्वरूप भी उनका टूट जाता है, लेकिन फिर भी उनके जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो दूसरी नई बनने वाली फॉर्म्स में शामिल होता है। तो ये नुक्कड़ नाटक के बारे में तो खासतौर से मेरा मानना ये है कि बहुत ही पोटेंशियल, एक मैं कहूँगी एक सांस्कृतिक औजार है, बहुत ही बड़ा, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो बहुत बड़ा हथियार है, ये एक वेपन है, और इसकी पोटेंशियल जो है वो अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, इसकी संभावनाएं जो है वो बार बार पुनर्संयोजित होंगी। और जितना ये जो शहरीकरण हो रहा है, और जिस तरह का हमारे यहाँ शहरीकरण हो रहा है, जिसके अंदर लोग रोज उजड़ रहे हैं, उनके बीच में नुक्कड़ नाटक में झुग्गी झोपड़ियों की आप देखिए कि पूरी कितने बड़े पैमाने पे इनकी ग्रोथ है,
हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक तो रेलेवेंट होने का कोई सवाल नहीं उठता, हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया में इस समय जो है कहर बरपा है। इतने बड़े सेक्शंस जो है वो अप्रूट हो रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं चारों, और इतनी असुरक्षा है, इतना दहशत है जीवन के अंदर, इतना ज्यादा कोर्जन चल रहा है, बल प्रयोग चल रहा है कई तरीके से। तो जो जो सत्ता का प्रदर्शन इतने तरीके से चल रहा है, और इतनी ज्यादा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक तरीके से पालतू बनाने की कोशिश चल रही है, साधारण लोगों से छीनी जा रही है उनकी अभिव्यक्तियां। तो ऐसे समय में नुक्कड़ नाटक जो है वो नए सिरे से एक प्रासंगिकता ग्रहण कर रहा है अपनी। और मैं नहीं जानती कि इसका कोई निखरावा रूप, या मैं, आप मुझसे उदाहरण पूछे, मैं अभी उदाहरण दे दूं, मैं नहीं देना चाहूँगी, है ना। लेकिन ये लोगों से बात करते हुए, लोगों के जीवन को देखते हुए, मैं हमेशा हर्षण ये फील करती हूँ कि नुक्कड़ नाटक का भविष्य है। और नुक्कड़ नाटक जो है वो अपने अंदर बहुत सारी नई चीजें अभी समाहित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि उसका स्वरूप अंतिम रूप से तय नहीं हो गया है, उसके स्वरूप में भी बहुत सारे परिवर्तनों की गुंजाइश है और बहुत सारी संभावनाएं हैं उसके अंदर। अभी तो आप देखिए कि जो मजदूरों के गीत हैं, श्रमिक के गीत हैं, वो मेहनत के गीत बहुत सारे खो गए, क्योंकि जो अब आप देखिए बुआई करते हुए गीत गाए जाते थे, या कटाई करते समय के गीत बहुत ज्यादा थे। लावणी कई जगह अभी भी है, चलती है, लेकिन वो गीत जिस तरह खत्म हो गए। तो जो श्रम के गीत हैं, ये गीत भाई रचे जाएंगे, क्योंकि जब तक इंसान है, उसके दुख है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो गीत रचेगा, वो चीजें, वो रचनाएं होंगी, हो भी रही हैं, क्रिस्टलाइज ढंग से नहीं आ रही है, या उसमें बाधा है कोई अभी, तो ये रची जाती रहेंगी। और नुक्कड़ नाटक जो है वो कई तरीके से सामने, नए रूपों में भी सामने आएगा। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत से पहले उसकी प्रचार का आप क्या तरीका अपनाते हैं? जैसे गांव में, शहर में, कॉलेज में, बहुत जगह आप नाटक करते हैं। अरे अगर आप मुझसे ही पूछ रहे हैं हमारे जो नाटक का मूवमेंट था उसके बारे में, तो हम बहुत सारे तरीके अपनाते थे। एक तो आम तरीका है, ढोलक वोलक लेके कोई गीत गाते हुए सारे गाँवों में गलियों से गुजरे। अब आप देखिए, मैं नुक्कड़ नाटक की बात कर रही हूँ और गाँव की बात कर रही हूँ। गाँव से गुजरे, या उससे पहले हमने गांव में जो कोई मीटिंग की, जो जिन लोगों जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको, तो हम उनके साथ मीटिंग की, तो उनके साथ में बहुत सी बातें होती थी और नाटक की जगह भी निकाली जाती। या हमने जो है यहाँ बस्तियों में कहीं पे, या कुछ भी नहीं तो एक सीधा तरीका है, अपने रेलवे स्टेशन पे गए, बस स्टैंड पे गए, किसी बस्ती में गए और अपना ढोल बजाना शुरू किया, ढोलक बजानी शुरू की, कुछ गाना शुरू किया, खंजड़ी बजानी शुरू कर दी। तो ये तरीके हमारे रहे। और साथ में जो है ये हमने ये असल में ये नुक्कड़ नाटक करते करते ही, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि कई फॉर्म्स इसमें, ये नुक्कड़ नाटक हमारा बड़े इसने रूप धारण किए। ये हम गाँवों के अंदर जाते थे और हमने ये नुक्कड़ नाटक इस तरह भी किया कि जैसे लगातार 1 महीने जत्थे चलाए तो उसमें, और ये 99 में नए दौर की एक शुरुआत हुई थी नाटक की। तो फिर उसके बाद में वो ये जत्थे वाली शुरुआत, और उसके बाद में फिर ये चलते रहे, पता नहीं असंख्य जत्थे निकले हैं। तो वो जत्थों का काम ही प्रचार प्रसार था। और अगर हम ये कहें कि हम नाटक के लिए प्रचार कर रहे हैं तो ये भी ठीक होगा, क्योंकि हम सिर्फ मांगों के लिए प्रचार नहीं करते थे, हम नाटक के लिए वास्तव। क्योंकि देखिए कितनी अजीब बात है कि नुक्कड़ नाटक करते करते उससे शुरू करके हम इस जगह पहुंचे कि नाटक साधारण लोगों की एक एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है, जो कि किसी और माध्यम में संभव नहीं है। और ये नाटक जो है
इसको हमें हर हालत में करना है, जो भी परिस्थिति है। तो अब हम गांव में जाते थे, कितने ही गांवों में वो तीन और ऑडियंस जो है वो बैठती थी, और एक और हमारा मंच जैसा वो बन जाता था। मंच आप उसे कह सकते हैं, मंच बनता था। या मंच नहीं होता था तो कई बार कोई चबूतरा मिल जाता था तो उसके ऊपर हम करते थे। तो कई बार हम ऐन बीच में करते थे जब कोई जगह नहीं मिलती थी। और मुझे याद है कि जैसे एक गांव में, गांव के अंदर जो चौराहा होता है ना, जहाँ कई वो राहें वहाँ पे भी मिल रही होती हैं, बीच की जो जगह होती है, उस जगह हम जो है हमने वो रेड़े वगैरह इकट्ठे करके उसके ऊपर हम नाटक कर रहे थे, और लोग चारों ओर थे। और जिस जगह वो जो हमारा एक स्पेस बना था नाटक का, उसके अंदर ही 2 भैंसें बैठी हुई थी। बड़े खूबसूरत उनके सींग थे और इतने मानवीय उनके चेहरे, वो हमारे उस मंच का हिस्सा थे। और इस तरीके की मैंने इतनी सैकड़ों हजारों मंच देखे। और मुझे अफसोस है कि अगर कोई भी स्केच करने वाला आदमी ढंग का होता हमारे साथ में उस समय, और उनको स्केच कर लिया जाता, ओहो, मतलब किस तरीके के मंच के डिजाइन सामने आने वाले थे। और मैं मतलब वो अब मेरी स्मृति में है, और मेरे पास माध्यम नहीं है कि मैं उन्हें प्रकट कर दूं। लेकिन ये नुक्कड़ नाटक जो है वो इतने रूप ले रहा था वहाँ पे। वो एक ऐसी जगह भी पहुंच जाता था जब ना वो मंच का नाटक था, ना वो नुक्कड़ नाटक था। ठीक अगर आप इनको किसी फार्मूले में बांधते हैं तो किसी फार्मूले में बंधने वाला नाटक नहीं।